Hello everyone, welcome to CA Raman Luthra classes. In this particular video, we are going to talk about our English model paper for PNB SO Credit Officer exam. So as you guys all know that हमारा PNB SO Credit Officer exam आपका scheduled है, which की notification is already out and आप लोगों ने form भर ही दिए हैं. So exam dates are yet to be announced, but I hope all of you are preparing well for your examination and we are doing whatever it takes to provide content for your examination preparation. So we have also launched a course जिसको आप हमारे एप्लीकेशन से और हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. उस पर ऑलरेडी एक हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उससे जाकर उसे परचेज कर सकते हैं. इसके अलावा आपके जो उस कोर्स में जितना भी कंटेंट है वो सारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ हमने 1000 MCQs भी प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, सो दैट आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकें और आप एग्जाम रेडी हो सकें. तो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जितना भी फॉर्डर मटेरियल है वो हमने आपके कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है. अगर आप MCQs वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको MCQs मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, बातचीत शुरू करते हैं. आज के अपने इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर. अगर आप इस मॉडल पेपर को क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस मॉडल पेपर इन अ क्विज फॉर्मेट इन दैट कोर्स. ठीक है, तो अगर आप कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इस मॉडल पेपर को, और इसके अलावा और भी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं. इसके अलावा और भी 1000 से ज्यादा MCQs वहां पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है आपसे इसमें आपको एरर डिटेक्शन करना है. आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आपको एरर बताना है व्हिच इसमें से क्या एरर है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस. क्वेश्चन कहता है डिस्पाइट द कमिटी हैविंग एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंटल रिपरकशंस नन ऑफ देयर रिकमेंडेशंस हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो यहां पर देखिए डेस्पाइट का यूज हो रहा है, तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि डेस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता है. डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का यूज होता है और डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है. तो यहां ऑफ नहीं है तो बिल्कुल ठीक है. द कमिटी हैविंग एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड अबाउट, ध्यान दीजिए डिस्कस्ड, डिस्कस के साथ में, डिस्कस जब वर्ब होता है तो इसके साथ में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज नहीं होता है. डिस्कशन जब नाउन होता है, डिस्कशन जब नाउन होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, लेकिन डिस्कस के साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है. सिमिलरली डिस्क्राइब के साथ भी, सिमिलरली डिस्क्राइब के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है. डिस्क्राइब अबाउट कहीं लिखा है तो वो गलत है. तो यहां पर इन्होंने डिस्कशन डिस्कस्ड अबाउट लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग. द एनवायरमेंटल रिपरकशंस नन ऑफ देयर रिकमेंडेशंस, देखिए हैज, तो यहां पर जो हैज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नन है और नन को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. जैसे यहां पर अगर हैव लग के भी आता तो भी हम एरर मार्क नहीं करते, क्योंकि नन को कई बार सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है और प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है, दोनों चल जाता है. हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर द एरर इन द सेंटेंस विल बी आपका बी पार्ट में हो जाएगी. हैविंग एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड अबाउट नहीं होगा, हैविंग एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड द एनवायरमेंटल रिपरकशंस विल बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. कहता है व्हाइल वॉकिंग टू द ऑफिस यस्टरडे मॉर्निंग द सडन डाउनपोर फोर्स्ड मी टू टेक शेल्टर इन अ कैफे वेयर आई हैड फॉरगॉटन माय अम्ब्रेला एट होम. देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाइल वॉकिंग टू द ऑफिस यस्टरडे मॉर्निंग द सडन डाउनपोर फोर्स्ड मी टू टेक शेल्टर इन अ कैफे वेयर आई हैड फॉरगॉटन माय अम्ब्रेला एट होम. व्हाट विल बी द एरर इन दिस क्वेश्चन. ध्यान दीजिए, कहता है जब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था, ऑफिस को जा रहा था यस्टरडे कल की सुबह, तो अचानक जो बारिश होने लगी उसकी वजह से मुझे, अचानक जो बारिश हुई उसने मुझे फोर्स किया टू टेक शेल्टर इन अ कैफे, कैफे में एक शरण लेने के लिए, जहां पे वेयर आई हैड फॉरगॉटन माय अम्ब्रेला एट होम, क्योंकि मैं अपने जो छाता था वो मैं घर पे भूल आया था. तो इसमें क्या एरर होगी फाइंड आउट कीजिए. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये. ध्यान दीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पार्टिसिपल से शुरू होता है, जब भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पार्टिसिपल से शुरू होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है बीइंग
संडे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। जब भी कोई सेंटेंस आपका पार्टिसिपल से शुरू होता है तो आपको एक बात ध्यान देना है कि क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट सही है कि नहीं, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस की तरफ देखते हो। When you look at the next part of the sentence, you find the subject of the sentence is I. ठीक है, इसलिए आप इस I को आगे लगा लेते हो, आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो, ऐसा अनुमान लगा लेते हो कि यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो आपने लिखा I being Sunday, I did not go to office। अब क्या दिक्कत है? I being Sunday, क्या मैं ही संडे था? नहीं, मैं तो संडे नहीं था। संडे क्या था? तो सही सब्जेक्ट यहां पर नहीं हुआ, इस वजह से ये एरर हो जाएगी। सही क्या होगा? आप पार्ट ए में एरर मार्क कर दोगे, सही होगा यहां पर लिखा जाए इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। ये सही सेंटेंस होगा। समझ गए? क्लियर है? इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल having scored less marks, I was not allowed to participate in the higher exam। अब देखिए यहां पे सेंटेंस जरा कह रहा है having scored less marks। अब इस पार्ट का भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस का सब्जेक्ट है I, इसको आगे लगा लेंगे, मान लेंगे कि I सब्जेक्ट है, तो हो गया I having scored less marks, I was not allowed to participate in the exam। सही है, मैंने ही कम स्कोर किया था इसलिए मैं ही अलाउ नहीं किया गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, यानी कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा है। अगर ये सही लिखा है तो यहां पे कोई एरर नहीं है। तो अब आ जाते हैं सेंटेंस पे वापस। कहता है while walking to the office yesterday morning, the sudden downpour forced me to take shelter in a cafe where I had forgotten my umbrella at home। सब्जेक्ट हो जाता है यहां पे the sudden downpour। the sudden downpour while I was इसको अगर आप यहां सब्जेक्ट मानो तो क्या सेंटेंस सही बैठता है? नहीं, इस वजह से पार्ट ए में एरर हो जाएगी आपके, एंड इट शुड बी while I was walking to the office। while I was walking to the office yesterday morning, the sudden downpour forced me to take shelter in a cafe where I had forgotten my umbrella at home। आपने जो हमारा कोर्स है, अगर आप उसमें जाएंगे और उसमें एक चैप्टर है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाले पार्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप कोर्स अपने एक्सेस कर रहे हैं तो आप वहां पे देख पाएंगे, जहां पे मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहता है द प्रोफेसर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट्स नॉट ओनली मास्टर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो टू डिवोट एटलीस्ट एन आवर डेली टू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नॉट ओनली के बाद आ रहा है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर आएगा। कंजंक्शंस चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कंजंक्शंस चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। बाकी जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, इस तरीके के जो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इसमें
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां लगी है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां होनी चाहिए। अगर यहां नाउन है तो यहां पर भी नाउन होना चाहिए, अगर यहां वर्ब है तो यहां पर भी वर्ब होना चाहिए। ये बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहां पर एरर क्या है, यहां पर देखिए बट ऑल्सो के बाद में इन्होंने टू लगा दिया, बट ऑल्सो के बाद में इन्होंने टू लगा दिया, और जबकि नॉट ओनली के बाद क्या लगा हुआ है, ओनली नॉट ओनली के बाद लगा है मास्टर जो कि है वर्ब। तो यहां पे टू डिवोट लगा दिया, तो ये तो आपने इंफिनिटिव लगा दिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, इसलिए आप यहां से टू डिवोट हटा देंगे और एरर हो जाएगी आपके पार्ट सी में। The professor insisted that students not only master the theoretical concepts but also devote at least an hour, ठीक है, but also devote at least an hour daily to practical experiments। तो एरर हो जाएगी पार्ट सी में। बात समझ में आ गई? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां वर्ब है तो यहां वर्ब होनी चाहिए, नोट टू की कोई आवश्यकता नहीं है। Neither the manager nor his subordinates were willing to accept the blame for the financial loss and neither the board members was aware of the crisis। क्या होगा करेक्शन बताइए। जैसा कि मैंने बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो और नीदर नॉर सब में यही कंसेप्ट आता है। जैसे नीदर द मैनेजर लिखा हुआ है, देखो नाउन है और नॉर के बाद में भी नाउन है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन देखिए यहां पर जब नीदर नॉर आपका यूज होता है, जब आपके वाक्य में नीदर नॉर का प्रयोग होता है या फिर ईदर और का प्रयोग होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा प्रॉक्सिमिटी के आधार पर होती है, कौन किसके पास है। हेल्पिंग वर्ब के पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के पास में ये वाला सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंग आगे पजेसिव एडजेक्टिव आना है तो वो हो जाएगा, या फिर प्रोनाउन आना है तो वो भी हो जाएगा उसी के अनुसार, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हो, फिर आप यहां पर सब्जेक्ट लगाते हो, और फिर आप नीदर लगाते हो, और फिर आप नॉर लगाते हो, तो इन दैट केस इसके हो जाएगा। तो जो भी पास में होगा हेल्पिंग वर्ब के उसके अनुसार वर्ब आनी है। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, वर के पास में क्या है, सबऑर्डिनेट्स, वर के पास में क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट्स, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, नीदर द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स वर विलिंग, वर के पास है सबऑर्डिनेट्स, तो ये पार्ट तो यहां ठीक हो गया, वेरी गुड। फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड neither the board members was aware of the crisis। अब इस वाले हिस्से में जहां नीदर लगाया, यहां पर तो कुछ भी और यहां पर तो कोई नॉर अवेलेबल नहीं है। जब नॉर अवेलेबल नहीं है तो एक ही सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट क्या है, द बोर्ड मेंबर्स, मेंबर्स प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इसलिए यहां पर वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे वॉज की जगह पे आ जाएगा वर्ब, ठीक है। सो एंड नीदर द बोर्ड मेंबर्स वर अवेयर ऑफ द क्राइसिस। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ गया, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। It being a rainy day, we decided to postpone the outdoor event, but the organizers who we had already informed opposed the idea। क्या होगा, देखिए, It being a rainy day, we decided to postpone the outdoor event, but the organizers who we have already informed opposed the idea। मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू है तो आप सब्जेक्ट अगर नहीं है तो अगला वाला सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ये बात हमने अभी देखी, सिमिलर सेंटेंस देखा। वी अगर हम यहां लगा दें तो वी बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। वी बीइंग अ रेनी डे को कोई सेंस नहीं है, इसलिए यहां ऑलरेडी इट लगा हुआ है, सेंटेंस बन गया इट बीइंग अ रेनी डे we decided to postpone the outdoor event but the organizers who we had already informed opposed the idea। very good, alright। तो पहला जो पार्ट है हमारे सेंटेंस का वो सही लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट बीइंग अ रेनी डे, ये जो सब्जेक्ट है यहां पर, ये बिल्कुल ठीक लिखता है। आगे आ जाते हैं, कहता बट द ऑर्गेनाइजर्स हु वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अपोज्ड द आइडिया।
तो देखिए जो हमारा कोर्स है वहां पर हमने प्रोनाउंस पढ़ाया है आपको, और प्रोनाउंस में एक पार्ट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको हमने ये बताया है कि हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, हुज जो होता है वो आपका पजेसिव केस होता है, और हुम जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, अगर आपका हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है, अगर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो हु आएगा, और इसके पहले आपका कोई ह्यूमन एज एन एंटीसीडेंट होना चाहिए, और हुम जो होता है उसके बाद आपका अनदर सब्जेक्ट आता है। ठीक, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वी, अनदर सब्जेक्ट है तो हु नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हुम। ठीक है, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट डी में। वी डिसाइडेड टू, इट बीइंग अ रेनी डे, वी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द आउटडोर इवेंट, but the organizers whom we had already informed opposed the idea. That will be correct. All right, moving ahead, let's see the question number 5. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने इस मॉडल पेपर में डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको हमने इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन रखे हैं, आपके क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चन रखे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन रखे हैं, और सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चन रखे हैं। पिछला जो मॉडल पेपर था उसमें हमने पैराजंबल्स के क्वेश्चन रखे थे और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रखा था। तो थोड़ा वैरायटी में हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमें एवरी टाइप ऑफ पेपर दिख जाए, एक बार एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पता लग जाए कि एग्जाम में क्या आ सकता है। ठीक है, बाकी आपको एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आपको क्वालिफाइंग जितना करना है, बहुत मेरिट नहीं बनेगी इस पे आपका कोई सिलेक्शन इसके बेसिस पे नहीं होगा, तो आपको उतना कर लेना है कि इतना आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपका कॉपी इवेल्युएट आपकी हो जाए आगे की। कहता है द कमिटीज डिसीजन टू डैश द कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट्स एंश्योर्ड अ मोर सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिजॉल्विंग इट। अब आपको यहां पर फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक ऑफ और ब्रेक अवे। ठीक है, देखिए ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसी का इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कार आप कहीं ले जा रहे हो और कार अचानक से खराब हो जाए तो कार ब्रोक डाउन, तो उस सेंस में हो जाएगा। या फिर शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर when she heard the news of the death of his father, तो ब्रोक डाउन हो जाता है इमोशनल ब्रेक डाउन। ब्रेक इनटू होता है टू एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक कहीं पर घुस जाना। ठीक है, ब्रेक थ्रू होता है कोई उपलब्धि मिलना, कुछ हासिल करना। ठीक है, जैसे वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू इन साइंस development, we have got a breakthrough in cancer study, we have got a breakthrough in covid disease। तो breakthrough मिला है मतलब कुछ नया आपने हासिल किया है। ब्रेक ऑफ मतलब होता है अलग हो जाना, गिर जाना, अलग होकर गिर जाना। ठीक है, और ब्रेक अवे भी इसी सेंस में हो जाता है, अलग हो जाना। The committee's decision to dash the complex issue into smaller components ensured a more systematic approach to resolving it। अब देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ब्रेक आपका, एक सेकंड रुकिए जरा, ये क्या चक्कर है। हाँ, आंसर इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन, क्योंकि एक तो देखिए दो मीनिंग मैंने बताया ब्रेक डाउन के, एक तीसरा मीनिंग भी होता है। हाँ, एक ब्रेकडाउन का तीसरा मीनिंग भी होता है। ब्रेकडाउन का एक अर्थ होता है किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, टू ब्रेक डाउन करना। जैसे कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जिससे कि इसे हम सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का उस सेंस में मीनिंग आता है, इस वजह से यहाँ पे ब्रेकडाउन का मीनिंग हो जाएगा आपका, यहां पर ब्रेकडाउन का मतलब हो जाता है टू डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ एनालिसिस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पर सही आंसर होगा। बाकी ब्रेक इनटू इंप्लाइज फोर्सिबली एंटरिंग। ब्रेक ऑफ मतलब हो जाता है टू स्टॉप अब्रप्टली, अचानक से कुछ रुक जाए। द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स डिवाइडिंग द इशू। एंड ब्रेक अवे का मतलब हो जाता है टू एस्केप फ्रॉम समवंस होल्ड, किसी ने आपको पकड़ रखा है, आपने ब्रेक अवे, यू ब्रोक अवे फ्रॉम हिज होल्ड, मतलब उसने पकड़ रखा था आपको और आप वहां से
भाग जाए या किसी तरीके से भाग निकले, उस सेंस में ब्रेक अवे का यूज होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है द बोर्ड मेंबर्स वर एडवाइज्ड टू अब्सटेन डैश वोटिंग ऑन द प्रपोजल ड्यू टू देयर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोर्ड मेंबर से कहा गया था कि वो क्या करें, अब्सटेन करें वोटिंग करने से, क्यों, ऑन प्रपोजल पे, क्योंकि उनका पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो अब्सटेन के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? अब्सटेन के साथ में जो देखिए होता है रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग, refrain from saying something and abstain from alcohol। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, रिफ्रेन के साथ में भी फ्रॉम आता है, अब्सटेन के साथ भी फ्रॉम आता है। अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल मतलब हो गया शराब पीने से अब्सटेन करना, रोकना खुद को। तो किसी भी काम को करने से रोकने के लिए आता है आपका अब्सटेन, और कुछ कहने से अगर आप अपने आप को रोकते हो तो आता है आपका रिफ्रेन। यहां पर आप क्या कर रहे हो, वोटिंग करने से रोकने के सेंस में है, इस वजह से आपने अब्सटेन किया है, रिफ्रेन नहीं। कुछ कहने से नहीं रोके हो, कुछ कहने से यदि रोकते हैं तो अब्सटेन आता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा अब्सटेन फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब्सटेन के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है फ्रॉम। ठीक है, abstain from will be the correct answer here. The board members were advised to abstain from voting on the proposal due to their potential conflict of interest. Next question पर आ जाते हैं। The company's profits have declined sharply this quarter dash its market share remains unaffected indicating strong brand loyalty। पहले सेंटेंस में कहता है द कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से नीचे आया है। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी का प्रॉफिट यदि नीचे आएगा, कंपनी का प्रॉफिट यदि नीचे आएगा तो सामान्यतः उसका शेयर प्राइस भी नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना कि प्रॉफिट नीचे आया और शेयर प्राइस बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे। यहां पे हुआ है कंपनी का प्रॉफिट नीचे गया है, यानी कि नेगेटिव बात है। लेकिन आगे कहता है इट्स मार्केट शेयर रिमेन्स अनअफेक्टेड। उसका जो मार्केट शेयर है, शेयर प्राइस की बात नहीं हो रही, मार्केट शेयर की बात हो रही है कि उस मार्केट में उसका कितना शेयर है, कि मतलब कितना हिस्सा वही होल्ड करते हैं बिजनेस का। तो मार्केट शेयर जो है वो अनअफेक्टेड है, प्रॉफिट गिरा बट मार्केट शेयर अनअफेक्टेड है, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, और पहला वाला जो वाक्य है वो एक निगेटिव बात है। तो अगर आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो एक ऐसा कंजंक्शन आपको यूज करना है, कंजंक्शन चैप्टर में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, ऐसा आपको कंजंक्शन यूज करना है जो कि कंट्रास्टिंग सिचुएशन को एक साथ जोड़ता हो। बिकॉज आपका रीजनिंग बताता है, देयरफॉर आपका रीजनिंग बताता है, नेवरदलेस आपका, नेवरदलेस ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब ये हम किसी की बुराई कर रहे हैं बट नेवरदलेस ऐसा भी है, उस टेंस में हम इसको यूज करते हैं, और हैंस आपका रीजनिंग बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ना है, इसलिए आप ऑल्दो का यूज करेंगे कि ऑल्दो इट्स मार्केट शेयर रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑल्दो का। ठीक है, ऑल्दो इट्स मार्केट शेयर रिमेन्स अनअफेक्टेड इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं, ध्यान से देखिए। कहता है एज डैश ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शी वॉज ग्रांटेड डैश एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इट्स आर्काइव्स। ठीक है, एज dash honorary member of the organization she was granted exclusive access to the archives। honorary देखिए हमने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने कोर्स में, वहां पे मैंने आपको इस तरीके की सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ऑनरेरी क्या होता है? ऑनरेरी मतलब और साउंड जब आता है तो आप आर्टिकल एन का यूज करते हो, और एक्सक्लूसिव भी ए साउंड है, एक्सक्लूसिव मतलब आर्टिकल साउंड है तो आप एन का यूज करते हो। तो या तो दोनों जगह पर एन आ सकता है, ठीक, क्योंकि एन ही आना चाहिए, ए तो नहीं आ सकता है। तो ये वाले ऑप्शन जो हैं आपके पहले एलिमिनेट हो जाते हैं जिसमें ए और ए रखा हुआ था, करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब बात आती है एन और दा आएगा या दा और एन आएगा या दा और दा आएगा। तो एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑनररी मेंबर के तहत उसे एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया गया था। तो विच इज मोर डेफिनिट हियर,
एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया गया था, इस वजह से यहां पर आएगा एन और द। एज एन ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शी वाज ग्रांटेड द एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इट्स आर्काइव्स। तो यहां पर आर्टिकल द आ जाएगा, द ग्रांटेड द एक्सक्लूसिव एक्सेस विल बी करेक्ट आंसर यहां पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है द जर्नलिस्ट प्रोबिंग क्वेश्चंस, मतलब जांच करने वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस डैश अ रिलक्टेंट रिस्पॉन्स, मतलब अनिच्छा, आपका मन नहीं है रिस्पॉन्स देने का। अ रिलक्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉलिटिशियन हु ट्राइड टू अवॉइड एड्रेसिंग द डैश एलिगेशंस। ऐसे एलिगेशन मतलब जो अवॉइड कर रहा था, वो एलिगेशंस को अवॉइड कर रहा था, ऐसा। इवोक मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। ठीक। पैल्पेबल मतलब होता है टचेबल, जिसको टच किया जा सकता है। एलिसिट मतलब होता है, देखिए इलिसिट और एलिसिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलिसिट हो जाता है अवैध, और एलिसिट मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, इंफॉर्मेशन, किसी बात को उजागर करना। सेंसेशनल मतलब तड़काओ भड़काओ, एक तरीके से सेंसेशनल, सेंसेशन करें। प्रोवोक्ड मतलब भड़काना। ट्रिवियल मतलब तुच्छ। एक्सट्रैक्टेड मतलब बाहर निकालना। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। इन्वोक करना मतलब होता है किसी, जैसे आप इन्वोक करना भी किसी को बुलाना, और डैमिंग भी इसी सेंस में आ जाएगा, मतलब बहुत खराब। तो एलिगेशन पैल्पेबल नहीं हो सकते, टचेबल नहीं हो सकते। ट्रिवियल तुच्छ एलिगेशन नहीं लगा रहा है वो, क्योंकि यहां पे वो जर्नलिस्ट को अच्छे सेंस में रख रहा है और आपको पॉलिटिशियन को रिलक्टेंट कह रहा है, मतलब वो जवाब नहीं देना चाह रहा था। फिक्टिशियस नहीं होंगे, ट्रिवियल नहीं होंगे, सही जवाब आ जाएगा एलिसिटेड। तो जर्नलिस्ट के जो प्रोबिंग क्वेश्चंस थे, उन्होंने इस चीज को बाहर निकाल के लाया, उभार के लाया, कि जो elicited a reluctant response from the politician who tried to avoid addressing the sensational allegation। sensational allegation जो सुर्खियां बटोरे, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करें, ऐसे allegations जो उसके ऊपर लगाए जा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हैं, तो एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो जाता है, बट उसका कारण ये है कि मुझे एक ही स्लाइड में सब रखना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा फॉन्ट आपका छोटा दिख रहा है आपको। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, तो आपको बेटर ही समझ में आएगा कि पैराग्राफ किस बारे में है और क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप पैराग्राफ को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा पॉज नहीं लूंगा, ले सकता, क्योंकि उससे फिर आपको वीडियो देखने में समस्या होगी। कह रहा है, इन द वेक ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द ग्लोबल वर्कफोर्स इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स। ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड जॉब रोल्स विद machines increasingly performing tasks that once required human interventions. While this shift has led to increased efficiency and productivity, it has also raised concerns about the job displacement, economic inequality and for the future of the work। ये कहना चाह रहा है कि जो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारा ऑटोमेशन हो रहा है, लेकिन ये जॉब्स का भी चैलेंज प्रूव कर रहा है। A report by the World Economic Forum suggests that while AI and automation may displace certain jobs, they will also create new opportunities in emerging fields such as data science, cybersecurity, and ethical AI development. However, these opportunities require a workforce equipped with specialized skills, making reskilling and upskilling imperative. Government and corporations worldwide have initiated programs aimed at preparing workers for evolving job market, yet access to such programs remains unequal. In developing economies, limited infrastructure and financial constraints hinder the widespread adoption of training initiatives, exacerbating socio-economic disparities। ये कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि एआई और इससे बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, लेकिन बहुत सारी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, लेकिन उसके लिए अपस्किलिंग बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको नई नई स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। जॉब्स तो बन रही हैं जो साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल ह्यूमन एआई इंटरवेंशन में बनाने में, एथिकल एआई डेवलपमेंट में, या फिर डेटा साइंस में, लेकिन उनके लिए अपस्किलिंग और स्किल बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सभी को वो मौके नहीं मिल सकते हैं। Furthermore, the gig economy has emerged as an alternative to traditional employment। अब कह रहा है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होता है? जो ये जोमैटो या आपके ब्लिंकिट, स्विगी, इनके जो राइडर होते हैं, तो इस तरीके की जो इकोनॉमी है, इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ये जो राइडर्स होते हैं, इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, पर डिलीवरी में इनका सिस्टम कमीशन बेस्ड चलता है, इस वजह से इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं।
So the gig economy has emerged as an alternative to traditional employment, offering flexibility but often at the cost of job security and benefits. तो इससे flexibility तो मिलती है लेकिन job security और benefits कम मिलते हैं. Digital platforms like Uber, Upwork, Fiverr have enabled millions to participate in the global labor market, yet concerns persist regarding fair wages, labor rights, long-term financial stability. The absence of regulatory framework in many countries has left gig workers vulnerable to exploitation, prompting debates on labor reforms and social security mechanism. वो ये कह रहा है कि गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत ही टेम्परेरी काम होता है, तो जो जॉब सिक्योरिटी वाली चीजें हैं वो उन्हें नहीं मिलती, ना ही उनके वेजेस फेयर होते हैं, उनका कई बार शोषण भी हो रहा होता है, उनकी कोई पीएफ नहीं करता, जो भी बेनिफिट्स आपको जॉब में मिलते हैं वो बेनिफिट्स वहां नहीं मिल पाते हैं. As industries continue to evolve, the role of education in shaping a future-ready workforce has become increasingly crucial. Traditional academic curricula often fail to align with the demands of the modern job markets, necessitating a shift towards skill-based learning. Partnerships between educational institutes and industries can bridge this gap by offering practical training, internships, and exposure to real-world challenges. Additionally, lifelong learning is no longer an option but a necessity, with professionals required to continuously adapt to new technologies and industry trends. वो कह रहा है जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है तो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीजों को नहीं सिखाया जा सकता, बजाय क्या किया जाए कि क्योंकि मॉडर्न जॉब मार्केट से उसको मीट नहीं कर पा रहा है, तो बेटर ये है कि हम दोनों को मर्ज कराएं, पार्टनरशिप करें इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में, जिससे कि ये गैप को ब्रिज किया जा सके, फुलफिल किया जा सके. The evolving nature of work poses significant challenges, yet it also represents opportunities for innovation and progress. ठीक है, policymakers, businesses, and individuals must collaborate to ensure that technological advancements benefit society as a whole rather than exacerbate existing inequalities. The future of work will be determined not just by the capabilities of machines but by the adaptability and resilience of human workforce. तो वो ये कह रहा है कि जो ये वर्कफोर्स नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, इससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ये पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए बहुत जरूरी है, उनको कोलैबोरेट करना चाहिए जिससे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हो उससे सोसाइटी को फायदा हो, कि जो पता इससे ज्यादा इनइक्वालिटीज और ज्यादा ना बढ़े, सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए. और जो फ्यूचर ऑफ वर्क है विल नॉट बी डिटरमिन्ड जस्ट बाय द कैपेबिलिटीज ऑफ मशीन्स बट एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन वर्कफोर्स से ही उसका फ्यूचर पता लगेगा. तो क्वेश्चन है द जर्नलिस्ट, तो हो गया था. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी कंसर्न एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन. प्राइमरी कंसर्न क्या है आपका इसके केस में? तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ कहता है सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड जॉब रोल्स विद मशीन्स इंक्रीजिंगली परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायर्ड टू ये. तो द इनेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स कीप अप विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन जॉब्स बाय मशीन्स लीविंग पीपल अनएम्प्लॉयड, disparity in access to reskilling and upskilling programs leading to increased economic inequality, the reluctance of corporations to invest in AI and automation due to high cost. तो ये वाला तो आप हटा ही दो, इसका कोई मतलब नहीं है. The declining demand for digital platforms as workers prefer traditional employment. तो ये भी नहीं है, ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत है. तीन ऑप्शंस जो हैं इनकी बात हमारे पैराग्राफ में की गई है, पर कह रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following best describes the primary concern associated with the rise of AI and automation. तो राइज ऑफ एआई और ऑटोमेशन से जो प्राइमरी कंसर्न निकल के आता है वो क्या निकल के आ रहा है वो आपसे पूछ रहा है. तो व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न? तो प्राइमरी कंसर्न देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये प्राइमरी कंसर्न नहीं है, तो बहुत बाद की बात है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता है. द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन जॉब्स बाय मशीन्स लीविंग पीपल अनएम्प्लॉयड, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये बात उसने पैराग्राफ में भी बता दी है. द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट इज द प्राइमरी कंसर्न हियर. द डिस्पैरिटी इन एक्सेस की भाई जो हमने बात करी इस पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में, कि गवर्नमेंट कर रही है लेकिन इससे डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है. डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड economic inequality. While automation and AI do replace certain jobs, कुछ jobs को replace करते हैं, the passage emphasizes that new job opportunities will also emerge. तो वो unemployed वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है. However, these opportunities required specialized skills and unequal access to training programs is a major concern.
ठीक है. सो द पैसेज स्पेसिफिकली मेंशंस हाउ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज एक्सेसरबेट्स दिस इशू, और खराब करता है, मेकिंग द मोस्ट एक्यूरेट चॉइस. ठीक है. सो द आंसर इज सी हियर. मूविंग अहेड, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? Which of the following can be inferred about the gig economy from the passage? गिग इकोनॉमी के बारे में क्या हमें पता लगता है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो ये कतई नहीं दे रहा, ये बात तो हमने पढ़ ही ली थी. इट इज मोर प्रेवलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज देन डेवलप्ड कंट्रीज. देखिए, गिग इकोनॉमी वाला जो पैराग्राफ है वो आपका है ये वाला. ठीक, इसमें क्या कहीं पर ये बात करी गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है? ऐसे कोई बात नहीं करी गई है, तो ये वाला भी हट जाता है. It offers employment flexibility but raises concerns regarding their fair wages and job security. ये बात तो मैंने आपको बताई ही थी जो इसमें वो लिखी गई है. Governments worldwide have established robust regulatory. ये तो नहीं हुई है, इसी की तो बात कर रहा है कि होना चाहिए. Gig workers generally earn more than traditional employee. ये भी नहीं कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पार्ट, जो कि सही लिखा हुआ है आपका. ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में लिखा था. ये बात हमने जब आपको पैसेज एक्सप्लेन कर रहा था तब भी बताई थी. Question number 13. The passage implies that the effectiveness of skill-based learning depends primarily on. Skill-based learning जो है वो किस पर ज्यादा डिपेंड करती है? Willingness of students पे, the integration of industry-specific training within educational curricula, the establishment of new strategy, the ability of corporations to eliminate ये reliance on AI-driven technique teaching methods. तो हमने इस पैराग्राफ में ये बात पढ़ी थी कि इंडिविजुअल्स मस्ट कोलैबोरेट टू एंश्योर दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बेनिफिट सोसाइटी. ये नहीं, ये वाली बात थी. हाँ, ये बिकम इन द ट्रेडिशनल एकेडमिक करिकुला ऑफन फेल टू अलाइन विद द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न जॉब मार्केट्स. तो बेटर जरूरी क्या है कि उन्हें पार्टनरशिप बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज कैन ब्रिज दिस गैप. तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि उन्हें पार्टनरशिप करनी चाहिए. द इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग विद इन एजुकेशनल करिकुला. ठीक है, ये बात पैराग्राफ में लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये तो हो गया. 14 कह रहा है, व्हाट डज द फ्रेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी. कह रहा है लाइफ लॉन्ग जीवन भर सीखते रहना कोई ऑप्शन नहीं, अब एक आवश्यकता बन गया है. इससे हमें क्या पता लग रहा है? कॉन्टेक्स्ट क्या सजेस्ट क्या कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इज सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग इन. ये तो सफिशिएंट तो नहीं है, ये बात तो उसने कही दी. Workers must continuously update their skills to remain relevant in an evolving job market. Only young professionals need to focus on. ये भी नहीं कहा है. AI and automation have eliminated the need for learning. ये भी नहीं कहा है. The future workforce will be entirely dependent on university education. ये भी नहीं कहा है. आंसर क्या हो गया? B part, workers must continuously update their skills to remain relevant in an evolving job market. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. Which of the following best captures the author's perspective on the future of work? The future will be dominated by AI and automation with little role left to human workers. Evolving job market presents both challenges and opportunities necessitating adaptability. Government policies alone can determine the success of technological. ये तो नहीं कह रहा है. The rise of gig economy will eventually replace traditional. ये भी नहीं कह रहा है. Only the most technologically skilled workers will have job security. ये भी नहीं कह रहा है. The future will be dominated by AI and automation with little role left for human workers. ये भी नहीं कह रहा है. आंसर हो गया हमारा बी पार्ट. The evolving job market जो है वो दोनों चैलेंज भी दे रही है और साथ ही साथ हमारे चैलेंज भी दे रही है और साथ ही साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है. ठीक है, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. Coming to question number 16, now we are going to solve a cloze test paragraph. इस पैराग्राफ में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं. 5 क्वेश्चंस हमारे इसके बेस्ड हैं. सारे टॉपिक्स आपको मैं इस मॉडल पेपर में कवर कर रहा हूं. एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तो अभी हम फटाफट इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं. आप अगेन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, और मतलब अटेम्प्ट मत नहीं कर पाएंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि फिर हम आगे से देख पाए. ठीक है, पॉज करके पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय तक स्क्रीन को ब्लैंक ऐसे नहीं छोड़ सकता. In an era defined by technological disruptions, businesses are under constant pressure to innovate and adapt. While digital transformation has unlocked immense opportunity, it has also introduced new challenges that demand strategic foresights.
foresight. Organizations that fail to embrace these shift risk becoming dash in an increasingly competitive landscape. देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दैट फेल टू एम्ब्रेस दीज शिफ्ट्स रिस्क बिकमिंग डैश इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ये जो चेंजेस हो रहे हैं बड़े बड़े, इनको क्या नहीं करेंगे, इनको जो एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तो वो रिस्क कर रहे हैं, क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट बन जाएंगे, प्री एमिनेंट बन जाएंगे, रिडंडेंट बन जाएंगे, सुपरफ्लुअस बन जाएंगे और इनफैलिबल बन जाएंगे. कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाता है कि संतुष्ट. ठीक है, यू हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट मतलब आप आगे करियर में ग्रोथ नहीं करना चाहते, किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं करना चाहते. ठीक है. प्री मतलब पहले, एमिनेंट मतलब हो जाता है फेमस, रिडंडेंट मतलब हो जाता है आपका कि एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस हो जाना, रिडंडेंट हो जाना. तो जैसे सुपरफ्लुअस जो होता है वो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो आपके सुपरफ्लुअस हो जाते हैं. ठीक है, इंग्लिश में जैसे वर्ड्स होते हैं वो सुपरफ्लुअस हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप कहीं लिखते हो कि कजिन ब्रदर, ठीक, तो कजिंग नहीं, कजिन, तो कजिन के साथ ब्रदर नहीं लिखा जाता, ये सुपरफ्लुअस है. तो ऐसे शब्दों को सुपरफ्लुअस कहा जाता है. और रिडंडेंट होता है वर्कर, जो वर्कर्स होते हैं आपके वो रिडंडेंट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिनकी आवश्यकता आपको ना हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें हम रिडंडेंट कह देते हैं. इन मतलब नहीं, फैलिबल मतलब गलत हो सकता है, जो गलत नहीं हो सकता, इनफैलिबल है. ठीक. और प्री एमिनेंट मतलब सरपासिंग ऑल अदर, सबसे बहुत अच्छा, बहुत आगे निकल जाए. ठीक. तो आगे वो ये कह रहा है बेसिकली कि जो लोग इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एम्ब्रेस नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे उनको बेकार कंसीडर कर दिया जाएगा. एंड इन दैट सेंस आप यहाँ पे रिडंडेंट आंसर फिल करोगे क्योंकि रिडंडेंट हो जाओगे आप यहाँ पे. सो द सेंटेंस डिस्कसेस हाउ कंपनीज दैट फेल टू अडैप्ट रिस्क losing relevance in a competitive environment. So the word redundant means unnecessary और outdated हो जाओगे, which fits best. ठीक है, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका redundant, क्योंकि फिर वो अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, उनका रेलेवेंस नहीं बचेगा. Which of the following words fits the blank 17? यहां पर है आपका, companies that actively invest in employee reskilling and technological upgrades are more likely to maintain a dash position in the market. ऐसी कंपनीज जो लगातार एम्प्लॉइज के रिस्किलिंग में इन्वेस्ट करती हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करती हैं, वो ही मार्केट में एक अच्छी पोजीशन बना पाएंगे. तो पेरिफेरल मतलब हो जाता है पेरिफेरी पे. ठीक है, किनारे की पोजीशन, पेरिफेरल. फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी कर देना. प्रिकेरियस मतलब हार्मफुल. अनअसेलेबल मतलब जिसको हासिल ना किया जा सके. और रेजिलियंट मतलब होता है जो रेजिलियंट है, जिसको जल्दी बदला नहीं जा सकता, विच इज मतलब इजीली आप उसे इफेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो पेरिफेरल निगेटिव है. फोर्टिफाइड, किलेबंदी नहीं करोगे आप मार्केट में कोई, तो ऐसी पोजीशन को जिसको कोई हिला ना पाए, तो उस सेंस में आएगा रेजिलियंट. ठीक है, फोर्टिफाई नहीं करोगे आप. ठीक है, रेजिलियंट इज द करेक्ट आंसर हियर. कि इसका मतलब है एबल टू रिकवर एंड अडैप्ट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस. कुछ भी आ जाए आप रेजिलियंट अपनी जगह खड़े रहोगे, बदलोगे नहीं. तो ऐसी चीजें, ऐसी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज की रिस्किलिंग करती हैं वो रेजिलियंट हो जाती हैं, उनमें जल्दी कोई दिक्कत नहीं होती. ठीक. क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़िए, इसको एक बारी जरा फिर बताइए. Companies must leverage data analytics and AI-driven insights to anticipate needs and deliver value proactively. Failure to do so can result in customer dash, adversely impacting long-term profitability. भाई कंपनीज को क्या करना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का यूज करना चाहिए और पता लगाते रहना चाहिए उन्हें क्या डिलीवर करना है, क्या देना है कस्टमर को. ऐसी कंपनीज जो ऐसा नहीं कर पाएंगी, so can result in customer what, ऐसा जो नहीं कर पाएंगी वो कस्टमर को क्या करेंगी, खो देंगी. तो कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएंगी, एट्रिशन नहीं कर पाएंगी. रेफरेंस मतलब सम्मान, पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट, एम्बीवेलेंस मतलब
डबल माइंड होना। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा आपका रिटेंशन के सेंस में, सॉरी एट्रिशन के सेंस में, क्योंकि एट्रिशन का मतलब हो जाता है द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कस्टमर्स, धीरे धीरे वो उन्हें लूज कर देंगी, ठीक है, खो देंगी। फेलियर टू डू सो कैन रिजल्ट इन कस्टमर, मैं रिटेंशन बताने लगा था क्योंकि मुझे लगा रोकना नहीं, उन्हें खोना है, उन्हें खो देंगी वो कस्टमर्स को, सो कैन रिजल्ट इन कस्टमर एट्रिशन, वो धीरे धीरे कस्टमर्स को खो देंगी, क्योंकि अगर आप जो उन्हें चाहिए वो नहीं डिलीवर करोगे तो। सो द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कस्टमर्स और एम्प्लॉइज मेकिंग इट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। रिटेंशन मतलब रोकना, रिवरेंस मतलब सम्मान, पैट्रोनेज मतलब हो जाता है सपोर्ट करना, और एम्बिवेलेंस जैसा मैंने बताया डबल माइंड होना, अनसर्टेन हो जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट फिट द ब्लैंक 19। फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज जो आगे का सोचती हैं, recognize that automation serves as a dash rather than a replacement for human expertise। कह रहा है कि जो आगे का भविष्य के सोचने वाली कंपनीज हैं वो ये जानती हैं कि जो ऑटोमेशन है वो serves as a dash rather than a replacement of human expertise, यानी कि ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से उसे हेल्प करता है, पुश करता है, ठीक है। कैटलिस्ट, हिंड्रेंस मतलब बाधा, निगेटिव टर्म नहीं आना है, वो ह्यूमन कह रहा है ना, रादर देन रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन एक्सपर्टीज, ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं करता है, उसे सपोर्ट करता है, बाधा नहीं उत्पन्न करता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं करता, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं करता। मोनोलिथ मतलब एक पत्थर, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, सब्स्टिट्यूट मतलब बिल्कुल रिप्लेस कर दे, हिंड्रेंस मतलब बाधा, कैटलिस्ट करता है, उन्हें और बढ़ाता है उनकी चीजों को, ठीक है। तो कैटलिस्ट मतलब होता है ना, रिएक्शन में कैटलिस्ट होता था केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन को तेज कर देता है, मीन्स समथिंग एक्सेलरेट चेंज विदाउट बीइंग कंज्यूम, ठीक है। हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन बता दिया मैंने आपको। 20th कह रहा है आपको 20th बताना है। इन कंक्लूजन द बिजनेसेस दैट विल थ्राइव इन फ्यूचर आर दोज दैट embrace ट्रांसफॉर्मेशन विद अ प्रोएक्टिव माइंडसेट। ऐसे ही बिजनेस भविष्य में आगे बढ़ेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ में एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन एज अ डैश, बजाय टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को एक बाधा देखने के बजाय, यही सेंस कहना चाह रहा है ना, कि उनको जो एक अपने रास्ते का रोड़ा ना समझे, उन्हें हेल्पफुल समझे। तो लायबिलिटी, बून, बून मतलब होता है बून या फिर बेन, बून होता है वरदान और बेन हो जाता है अभिशाप। इंस्टेड ऑफ ये समझने के तो बून नहीं समझना, बून तो नहीं समझ रहे हैं ना वो, इवोल्यूशन एज अ, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन एज अ व्हाट, एज अ बून, बून नहीं समझ रहे हैं ना वो लोग, उन्हें एनोमली, खामी बाधा, डेविएशन, चीजों से अलग होना, एनिग्मा होता है कंफ्यूजन, सही हो जाएगा लायबिलिटी। उन्हें इसे लायबिलिटी नहीं समझना चाहिए, उन्हें इसे एज अ कैटलिस्ट समझना चाहिए। एक सेकेंड। इन कंक्लूजन द बिजनेसेस that will thrive in future are those that embrace transformation with a proactive mindset instead of viewing technological evolution as a boon. Organizations must perceive it as an opportunity to, यहां पर boon, organizations must perceive it as an opportunity to redefine operational excellence and create sustainable value. The ability to blend technology with human potential will be ultimate differentiator in the modern economy. Clear? तो इसमें देखिए बून नहीं होगा आंसर इसमें लायबिलिटी ही होगा, ये गलत मार्क्ड है, इसको सही कर लीजिए। बून नहीं होगा, आंसर इसमें होगा लायबिलिटी। क्यों होगा? क्योंकि देखो कह रहा है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन एज अ डैश, organizations must, कह रहा है organizations must perceive it as an opportunity to redefine operational excellence and create sustainable value. देखो सेंटेंस कैसे बनता है, instead of thinking me as your enemy, you should understand that I want to help you.
मुझे अपना दुश्मन समझने के बजाय ये समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो इंस्टेड ऑफ ऐसा करने के बजाय ऐसा होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हो। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एज अ बून, फिर तो ये उल्टी बात कह रहे हो आप ना। कहना ये चाहते हो कि उसे लायबिलिटी समझने के बजाय आपको इसे एक फायदे की चीज देखना चाहिए, इसलिए बून सही नहीं होगा, यहां पे लायबिलिटी ही सही जवाब है। जो एक्सप्लेनेशन है आप इसे काट सकते हो, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन एज अ लायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट परसीव इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लायबिलिटी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन है। जो हाईलाइटेड पार्ट है उसे आपको करेक्ट करना है, ध्यान दीजिए। Although the company's expansion strategy seemed promising, the lack of adequate market research has resulted in its failure to capitalize on emerging trends, eventually leading to declining revenue. तो क्या होगा इसमें? देखिए ध्यान से दीजिए, what will be the correct answer in this question? ध्यान से देखो हमने अपने कोर्स में टेंस चैप्टर पढ़ा है। टेंस में हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट में हम ये पढ़ते हैं पास्ट की दो बातें यदि होती हैं तो जो घटना पहले होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। कह रहा है ऑल्दो द कंपनीज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी सीम प्रॉमिसिंग, एक्सपेंशन की जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आई है। द लैक ऑफ एडिक्वेट मार्केट रिसर्च जो है that has resulted in its failure की जगह होगा that had resulted will be in, ठीक है। has की जगह पे यहाँ पे had resulted is correct, had resulted in its failure to capitalize on emerging trends eventually leading to a decline in revenues। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा B, ठीक। नेक्स्ट आगे कह रहा है the regulatory body has implemented new guidelines to ensure that financial institutions operate with greater transparency, preventing fraudulent activities that otherwise might have been overlooked। क्या होगा? आपको जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। The regulatory body has implemented new guidelines to ensure that financial institutions operate with greater transparency। बताइए क्या होगा इसमें करेक्शन यहां पे आपका? देखिए प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज यहां पे विच कर दिया इसने, अदरवाइज मे बी ओवरलुक्ड, प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज दैट अदरवाइज वुड हैव बीन ओवरलुक्ड। तो आगे कह रहा है प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज दैट अदरवाइज माइट बी ओवरलुक्ड, माइट बी ओवरलुक्ड नहीं माइट हैव बीन ओवरलुक्ड होना चाहिए। प्रिवेंट्स नहीं होगा यहां पर, प्रिवेंटिंग ही सही है। प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज विच अदरवाइज मे बी ओवरलुक्ड नहीं होगा, वुड हैव बीन ओवरलुक्ड इज करेक्ट यहां पर, क्योंकि प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज दैट अदरवाइज वुड हैव बीन ओवरलुक्ड हो जाएगा यहां पर, क्योंकि माइट हैव बीन ओवरलुक्ड पास्ट पॉसिबिलिटी को बताता है विच इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्शन इज ट्राइड टू एन प्रेजेंट चेंज, ठीक है। तो वुड हैव बीन ओवरलुक्ड हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज दैट अदरवाइज वुड हैव बीन ओवरलुक्ड, जो ओवरलुक कर दी जाती, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपका The scientist's ground-breaking discovery, which revolutionized genetic engineering, is considered to be one of the most significant advancement in the field in the last 2 decades। क्या होगा इसमें? देखो is considered, has been considered, ठीक। is one of the most significant advancements, one of the most significant advancement, one of the most significant advances, advancement। ध्यान दीजिए वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल, ठीक। वो ना यहां है, यहां एडवांसेस है, एडवांसमेंट्स करेक्ट है, एडवांसेस नहीं होगा, यहां एडवांसमेंट है, ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट सिंपली
ठीक है, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Despite widespread opposition, the government remained resolute in its decision to implement economic reforms, which, although controversial, was necessary to stabilize the country's declining financial sector. क्या होगा? Which although controversial had been, which though controversial had been। ठीक, देखिए दो controversial करने की जरूरत नहीं है, although controversial सही लिखा हुआ है। which although controversial were necessary to stabilize the country's declining financial sector, which although controversial were necessary to stabilize the country's declining financial sector। I don't see any difference between A and B here। अच्छा, यहाँ पे दो कर रहा है, सॉरी मैंने ये बात मिस कर दी। ठीक है, देखिए दो करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो सही लिखा हुआ। इंप्रूवमेंट करना है हमें, अगर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो जबरदस्ती इंप्रूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हटा दो। ठीक, यहां भी जो है वो दो कर रहा था तो इसलिए हटा दो। हैड बीन की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए हटा दो। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, विच ऑल्दो कॉन्ट्रोवर्शियल वर। वर क्यों आएगा? क्योंकि विच का एंटीसीडेंट है रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स है प्लूरल, तो आगे की वर्ब जो आएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो कि है यहां पे वॉज, तो वो हो जाएगी वर। ठीक है ना, प्रोनाउन चैप्टर में, रिलेटिव प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहां ए पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Despite widespread opposition, the government remained resolute in its decision to implement economic reforms। Okay, ये हमने कर लिया है। Okay, I'm sorry for that। एक क्वेश्चन आपका कम रह गया इसमें। I'll add one more question to it। Let's do that। Well, let's see the question number 5. It says the increasing reliance on artificial intelligence has raised ethical concerns as it is feared that the technology could be misused by corporations to manipulate consumer behavior without their awareness। So since it is feared that the technology could be misused by corporations, as it is feared, because it is feared that technology could be misused by, as it is feared that technology could be misused by corporations to manipulate customer behavior without their knowledge। So what is the correct answer here? यहाँ पे देखिए बिहेवियर का आंसर यहाँ यूएस वाली यूज हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसने एथिकल कंसर्न खड़े किए हैं। क्यों? क्योंकि एज इट इज फियर्ड, ऐसा डर लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका मिसयूज किया जा सकता है कॉर्पोरेशंस के द्वारा अपने कंज्यूमर बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए। तो सिंस इट इज फियर्ड, चूंकि इट इज फियर्ड, ये नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज होना है, और एज को बिकॉज के सेंस में यूज किया जा सकता है, तो एज वाले ऑप्शन और बिकॉज वाले ऑप्शन कंसीडर किए जा सकते हैं। अब एज इट इज फियर्ड दैट कॉर्पोरेशंस कुड मिसयूज द टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट कंज्यूमर बिहेवियर विदाउट देयर अवेयरनेस, एज इट इज फियर्ड दैट द टेक्नोलॉजी that the corporations could misuse, that the technology could be misused by corporations to manipulate consumer behavior without them knowing, या as it is feared that the technology could be misused by corporations to manipulate consumer behavior without their knowledge। What is the correct answer here? यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, क्योंकि विदाउट देयर अवेयरनेस जो है वो बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है, अननेचुरल साउंड कर रहा है, इसलिए विदाउट देयर नॉलेज ज्यादा सही शब्द है। ये इडियोमेटिकली करेक्ट है, इसको ही ज्यादातर करेक्ट यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर होगा विदाउट देम नोइंग। ये पार्ट भी अजीब साउंड करता है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंस वाला मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, और यहां पे विदाउट देयर अवेयरनेस ये भी सही नहीं साउंड करता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा यहां पर डी, एज it is feared that the technology could be misused by corporations to manipulate consumer behavior without their knowledge। ठीक है, तो these are the 25 questions। हमने यहां पर आपको एरर डिटेक्शन,
आरसी, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 5 टॉपिक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं। इससे पहले जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया था और उसकी जगह पर पैराजंबल्स कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम अलग अलग तरीके के मॉडल पेपर्स को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप इस मॉडल पेपर को क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाकर आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। CA-RamanLuthraClasses.com पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इसमें आपका अगर आप कंटेंट को देखेंगे तो इंग्लिश का कंटेंट इसमें काफी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सभी की 2-2 क्विज आप देख पा रहे हो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन क्विजेस में सारे क्विज मिलाकर आपको मोर देन 1000 एमसीक्यूज यहाँ पे मिल जाते हैं और आगे भी अदर और एमसीक्यूज ऐड अप किए जाएंगे और मॉडल पेपर्स भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो जितना आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल चाहिए वो इस कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कूपन कोड भी दिख जाता है जिससे आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।